हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र यादव, मैथमेटिक्स लेक्चरर। तो हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स यानी समुच्चय। सेट्स का मतलब समुच्चय, ठीक है। इस समुच्चय के बारे में बात करेंगे। वेरी फर्स्ट टॉपिक है, यानी पहला चैप्टर है आपका, जिसके हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी उसका परिचय पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एक्चुअली में हमारा जो अभी इस बार सिलेबस चेंज हो रहा है, तो वो उसमें पहले 14 चैप्टर थे, अब 16 हो गए और थोड़ा इजी कंसेप्ट में है। तो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे और बेसिक से ही पढ़ेंगे, फॉर्मूलों से अब हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम डायरेक्टली हम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर फॉर्मूलों को प्रूव करते हुए इजीली टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले सेट्स के बारे में, है ना। तो सेट्स क्या है, सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा क्या बात कर रहे हैं सेट्स, व्हाट इज़ द सेट, यानी समुच्चय क्या है। तो हमने कहा कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट क्या है कि समुच्चय एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तुओं में संख्या भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़, बुक हो सकती है, किसी भी चीज़ की बात करें वो सब उनके समूह की, संग्रह की बात करेंगे, है ना। तो वेल डिफाइंड, यानी वेल डिफाइंड का मतलब यानी सुपरिभाषित। तो यानी वेल डिफाइंड से मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि डेफिनेशन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी जो परिभाषा है वो किसी भी वस्तु या संख्या की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, यानी किस तरीके से चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है ये सेट, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझें। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। मेरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन, यानी 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो बात करें 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं, तो हर एक व्यक्ति का, यानी किसी भी व्यक्ति से पूछो, किसी भी बच्चे से पूछो, किसी से भी आप बात कर लो, हर एक व्यक्ति का जवाब यही होगा कि सर 1, 3, 5, 7 एंड 9। ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, नहीं बताएगा ना। हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं हैं। हर एक व्यक्ति का मत है। तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं है, सुपरिभाषित है कि 10 से छोटी विषम संख्याएं ये होंगी हमारी, हाँ सुपरिभाषित है, यानी कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को अलग नहीं बता सकता। हर एक, मगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी यही बताऊँगा, आप कहोगे कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, तो आप भी क्या कहोगे, सर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल समझते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। मैंने कहा टॉप 5 एक्टर इन हॉलीवुड। हॉलीवुड बॉलीवुड, हॉलीवुड, ठीक है। यानी हॉलीवुड में में 5 नायकों के नाम, 5 नायक बताइए। तो देखिए इस वाले बात में थोड़ा सा अंतर आएगा। कैसे, मान के चलो एक किसी व्यक्ति से मैंने पूछा, उसने कहा 5 का नाम बताया, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख और अजय देवगन। किसी एक ने बताया, और दूसरे ने क्या कहा सर अमिताभ बच्चन है, सनी देओल है, विवेक ओबेरॉय है,
चलो ऋतिक है, ऋतिक है और विनोद खन्ना है, किसी ने इसको कहा। तो देखिए अभी मैंने दो व्यक्तियों से बात करी इसके बारे में, मैंने कहा 5 हॉलीवुड के एक्टर के नाम बताइए, तो किसी ने कहा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शाहिद, शाहरुख और अजय देवगन, तो दूसरे ने कहा अभिषेक बच्चन, सनी देओल, विवेक, ऋतिक और विनोद। यानी अगर मैं और थर्ड से बात करूँ तो और किसी 5 के नाम बताएगा, और किसी से बात करूँ तो और किसी 5, यानी अगर मैं हर एक व्यक्ति से अलग अलग डिफरेंट व्यक्तियों से बात करूँ तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग फेवरेट 5 हॉलीवुड एक्टर के नाम बता सकता है। तो वहाँ पे पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसको डिफरेंट आंसर दे रहा है। तो ये हुई, ये क्या वेल डिफाइंड हो सकते हैं, सुपरिभाषित, यानी एक ही मत नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसके आंसर में 5 एक्टर के नाम पूछे तो सबने अलग अलग कहा, लेकिन मैंने यहाँ कहा, मैंने कहा 10 से छोटी विषम प्रकार, तो सबका आंसर ये मिला। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये वेल डिफाइंड है, यानी सुपरिभाषित है। तो क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब समुच्चय क्या होता है, ऐसी वस्तुओं का समूह जिनका प्रत्येक व्यक्ति एक ही जवाब दे, वो क्या कहलाते हैं, सुपरिभाषित वस्तुएं कहलाती हैं। और सुपरिभाषित वस्तुओं को ही जो हम समूह कलेक्शन करते हैं वही हमारा क्या होता है, समुच्चय कहलाता है। तो यानी सेट्स कहलाते हैं। हाँ तो बच्चों हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल इसी में कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो हर एक व्यक्ति का क्या जवाब होगा, सर ए, ई, आई, ओ, यू, यही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे, यानी वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ बता दे कोई कुछ बता दे, हर एक व्यक्ति का मत क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो सेट है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। सुपरिभाषित क्या होता है कि किसी पर्सन टू पर्सन, यानी आप कितने भी व्यक्तियों से बात करो सबका आंसर एक निकल के आए, हर एक व्यक्ति उसके बारे में एक ही जवाब दे, तो वही कहेगा कि वही क्या है, सुपरिभाषित वस्तु है। और उन्हीं का जो सिलेक्शन समूह बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, और उसी को हम सेट कहते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट हम कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, यानी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमने समुच्चय पढ़ा क्या है, एक सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। सुपरिभाषित से मतलब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ना, स्मॉलर देन 10 नेचुरल नंबर, तो इन सब के बारे में बात करी। अब हम बताते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, यानी समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले समुच्चय को 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो होती है, फर्स्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरी होती है, सेकंड टाइप होता है आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, यानी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म यानी सारणी या तालिकाबद्ध नियम। ठीक है, तो 2 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में, और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, सारणी या तालिकाबद्ध नियम में। कैसे, तो सेट बिल्डर फॉर्म के क्या मतलब है। सबसे पहले सेट बिल्डर की बात है, तो देखिए सबसे पहली मैं बात बता दूं, सेट को कर्ली ब्रेसिस में व्यक्त किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसिस, यानी मंझले ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक। सबसे पहले तो दोनों ही तरीके, चाहे रोस्टर हो चाहे ये हो, इसमें भी मंझले ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षरों से,
बड़े अक्षर से दर्शाए, चाहे वो ए बी सी डी आप कुछ भी नाम दे दो, कैपिटल लेटर जैसा करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, एक्स है, मैंने लिख दिया एक्स और कॉलन लगा दिया। एक्स क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई क्या है, एक्स क्या है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, हमने ये लिया था फर्स्ट एग्जांपल। यानी हम इसे अगर हिंदी के रूप में लिखें तो ए मंझलिया ब्रैकेट लगाया, एक्स लिखा, और एक्स क्या है, एक्स इज ये क्या है, एक्स 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। यानी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी में हमने लिखा था 10 से छोटी प्राकृत संख्या, यानी स्मॉलर देन ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, विषम ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। तो उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई x के नाम से कह दे रहे हैं। यानी आपको क्या कहना है, किसी भी चीज़ को दिखाना हो कि भाई x है और x क्या है, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है, बस उसको रिप्रेजेंट कर दिया। यानी आप उसको डायरेक्टली करली ब्रेसेस में इस तरीके से लिखोगे और x को क्या कह दोगे, x को डिफाइन कर दो। यानी आप इसको x को परिभाषित करोगे, परिभाषित करना है, यहाँ पे कोई भी x लेना है और उसे परिभाषित करना है। ये परिभाषित करना है कि आगे x क्या चीज़ है हमारी, है ना, ठीक है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में इसमें भी कैपिटल लेटर से ही दर्शाएंगे और मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, देखिए x क्या है, 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या लिख दिया 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये क्या है, इन्हें यहाँ पे क्या बोला जाता है, इन सबको, ये जो है 1, 3, 5, 7, 9, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स, यानी अवयव इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवयव, ठीक है। इनके बीच में कॉमाज का यूज किया जाता है, कॉमा का यूज होता है ना, प्रयोग, कॉमा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे इनके बीच में, ठीक है। ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता, यानी क्रम का यहाँ पे कोई महत्व नहीं होता। एलिमेंट्स इनको बोला जाता है, यहाँ पे कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे जो काम आप कर रहे हो उसको ही लिखना है, बस उसे किस तरीके से दिखा देना है, अंग्रेजी कैपिटल लेटर से आप उसे व्यक्त करोगे और उसे मंझले ब्रैकेट में लिखोगे, कह दोगे x है और x के बीच में कॉलन लगा दोगे, है ना, जो विसर्ग से जो चिन्ह होता है, ये डबल बिंदी, और कहोगे कि x को आप कह दोगे x क्या चीज़ है, x 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। और उसे रेस्टर या टेबुलर फॉर्म सारणिकाबद्ध या तालिकाबद्ध में किस तरीके से लिखेंगे, a या b आप कुछ भी नाम दे दो और बराबर इक्वल टू मंझले ब्रैकेट में लिखोगे क्या क्या है वो 10 से छोटी प्राकृत संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, इन अवयव, इन्हें क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, यानी अवयव बोलेंगे। और इनके बीच में कॉमा लगाकर लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप इनको दिखाने की जरूरत नहीं है कि एलिमेंट्स है ये तो आप सीधे उसको लिख के लिख दो, बस ये तो मैं समझाने के लिए कॉमा लगा जाता है। इनको किसी भी क्रम में लिख दो, आप 1, 3, 5, 7, 9 लिख दो, चाहे 1, 5, 9, 7, 3 कुछ भी लिख दो, क्रम कैसे भी लिख दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हाँ स्टूडेंट्स, हमें इसके लिए अभी दो तरीके हमने पढ़े किस तरीके सेट को रिप्रेजेंट किया। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमने एक एग्जांपल लिया। तो देखिए सबसे पहले हम इसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म से मतलब समुच्चय निर्माण विधि में, है ना, समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। मैंने कहा कि आपको लिखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर लेना है, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर लेना है। मैंने अब बी ले लिया, कह दिया बी इक्वल टू, मंझला ब्रैकेट लगाना है, यानी करली ब्रेसेस आपको लगाना है। और आप किस तरीके से लिखोगे, मैंने कहा एक्स है और वो एक्स क्या है, एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी क्या है, बी है, वो क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, कॉलन
एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, लिख दिया। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होगी? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर, सारणीबद्ध क्या होगा? सारणी या तालिकाबद्ध, बद्ध क्या होगा? देखिए हमने लिखा कि कहा कि ये बी सेट है, उसमें हमने लिख दिया करली ब्रेसिस, और क्या क्या है? ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू ये लिख दिया। ध्यान रहे ये इंग्लिश स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर आएंगे हमेशा, है ना, स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे, है ना। यहाँ करली ब्रेसिस के अंदर यानी मंझले ब्रैकेट के अंदर आपको छोटे वर्ड लिखने हैं, बड़े अक्षर नहीं लिखने, बड़े कैपिटल ए बी ई इस तरह नहीं, स्मॉल लिखने। हाँ कहीं पे ऐसा हो जाए कोई वर्ड दिया हो और उसी को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो जैसे मैं कहूँ कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में अनदर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि मैंने कह दिया कोई ए सेट है, उसमें क्या है? एक्स है, और एक्स क्या है? एक्स इज वर्ड ऑफ स्कूल, वर्ड ऑफ स्कूल, SCHOOL। एक्स क्या है? एक्स इज वर्ड ऑफ स्कूल, तो ये एक्स है। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सारणीबद्ध में रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? देखिए ए, और इसमें रिपीटेशन भी नहीं होता। स्कूल शब्द में लिखोगे तो एस कैपिटल लिख दो, अब CH, यहाँ पे डबल ओ है तो सिंगल ओ का यूज होगा, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रहे अगर किसी वर्ड को ही दे रखा है और वो कैपिटल में दे रखा है तो ये आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है, वरना आपको स्मॉल लेटर का यूज करना है, यानी छोटे अक्षरों का प्रयोग करना है। और हमेशा जो शब्द रिपीट हो रहा हो, जैसे डबल बार ओ आया है, सिंगल इसमें कॉमा लगा के सिंगल बार लिखना है, किसी उल्टा सीधा आप लिख कैसे भी सकते हो। ध्यान रहे, तो क्या क्या ध्यान रखना है? अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल लगा के सेट बिल्डर फॉर्म में उसको एक्स लिख देते हैं, कॉलन लगा के, और उसको डिफाइन कर देते हैं कि वो क्या चीज़ है। जैसे एक्स इज वोवल्स, एक्स इज स्मॉल और नेचुरल नंबर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे स्वर हैं। तो और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, कॉमा लगा के, छोटे लेटर यूज करने हैं, कॉमा लगा के, क्रम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और रिपीट वाले शब्दों को एक बार ही लिखना है, जो एक से अधिक बार आ रहे हैं उसको एक बार ही यूज करना है। तो ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स हम बात करें कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है, क्या है? संबंधित है, ठीक है ना। तो इस शब्द का क्या मतलब है, इसको क्या से? तो मैथमेटिकल में जैसे हम इसको दर्शाया जाता है इस ई से, इस तरीके, जो ई होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसे कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये इसका सिंबल होता है। और जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल, तो जैसे कोई ए सेट है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट है, उसमें क्या था? 1 3 5 7 और 9 था। तो इस बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए सेट, यानी एक से संबंधित है, एक अवयव मौजूद है ना। और मैंने कहा 2 बिलोंग्स टू ए, तो एक सेट के अंदर तो 2 नहीं है, तो इसको कह देंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसे बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे एक संबंधित है, संबंधित है ए से, और इसे बोलेंगे 2 संबंधित नहीं है ए से, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो
तो ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू में क्या है, ये ई जो होता है वर्ड उसी को स्मॉल थोड़ा सा इस तरह, ऐसे ई नहीं बनाना है, इसको लिखना है इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा घुमावदार जैसे मैंने बनाया है। और आपको अगर उस सेट में कोई अवयव है, एलिमेंट है, इनको एलिमेंट बोलते हैं, तो वो उसे संबंधित है, और नहीं है तो संबंधित नहीं है, यानी ई को क्रॉस कर दो ऐसे लाइन से। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिकल सेट्स की, तो वहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों की भी स्टडी करेंगे और मैथमेटिकल सेट का स्टडी करेंगे हम। तो क्या होगा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिकल सेट।